हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। आई होप आपकी तैयारी यहाँ पर अच्छी चल रही है और आप सभी अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन, जो कि मैं आपको 50% जो वेटेज लेकर के जाता है जनरल सेक्शन आपका, वो आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको काफी हद तक अच्छे से कराए हुए हैं। आज जो आपके लिए सेशन लेकर के आई हूँ वो आपके लिए एक मॉक टेस्ट रहने वाला है, जिसके अंदर आपको एज इट इज मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आज आप यहाँ पर अच्छी चीजें कर पाते हैं, मतलब आपकी तैयारी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चल रही है, अच्छी चल रही है, तो आज इस पूरे सेशन को अच्छे से आपने करना है, बैठ करके आराम से, और अपना फीडबैक आपने एंड में जरूर मुझे कमेंट करके देना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके अंदर आपका जो भी पर्टिकुलर वेटेज है जिस भी सेक्शन का, उतने ही क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। जैसे अगर पेडागोजी की बात करें तो उसमें आपके 15% वेटेज है, तो 15 क्वेश्चन यहाँ इससे लिए गए हैं। रोड सेफ्टी की अगर बात करी जाए तो आपका 5% वेटेज लेकर के जाता है, तो 5 क्वेश्चन इससे रखे गए हैं। ईवीएस से आपके 10 क्वेश्चन रखे गए हैं, और आपका जो जीके है, जो कि आपका इन सभी में सबसे बड़ा वेटेज लेकर के जाता है, 20% वेटेज यहाँ पर लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आपको पूरा ये 50 क्वेश्चन का एक सेट आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। तो इसको देख करके आप अपनी तैयारी यहाँ पर अच्छे से जांच सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर चीजों में क्लियरिटी हो जाए। तो आपके लिए आपका जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है उसके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मॉक टेस्ट रहने वाला है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और एग्जाम से ठीक पहले आप अपनी तैयारी भी इससे अपनी अच्छे से जांच सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आपका वीकनेस कहां पर, आप किस में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के, हम इन क्वेश्चंस को फटाफट से डिस्कस करेंगे। और सभी को, अगर आप मेरे स्पीड के साथ अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगी, आप इसको पॉज करके क्वेश्चंस को पहले ढंग से पढ़ना, मेरा आंसर सुनने से पहले, एंड देन बाद में आप क्या करेंगे, मेरे से मैच करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड कॉम्पिटेंस। बच्चे की कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट दिया जा रहा है, एक यहाँ पर हेल्प टाइप ऑफ दी जा रही है, राइट सपोर्ट दिया जा रहा है, राइट अमाउंट में, जितने अमाउंट में चाहिए उतने ही अमाउंट में दी जा रही है, और एक सही समय पर दी जा रही है। जिस समय पर बच्चे को हेल्प की जरूरत है, उसको नीड है उस हेल्प की, ताकि वो अपनी चीजों में अचीव कर पाए, उसी टाइम में उसको वो हेल्प दी जा रही है बच्चे के कॉम्पिटेंस को यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? उसे स्केफोल्डिंग बोलते हैं, असिस्टेंस बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं, या फिर स्कीमा बोलते हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा से रीड करो। दोबारा समझ में नहीं आता दोबारा से, लेकिन इतना भी रीड नहीं करना है कि 2-3 मिनट इसमें चले जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से रीड करेंगे। कई बार इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी में पढ़ के देख लिया करो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सी तकनीक बच्चे की जो क्षमता है बढ़ाने के लिए सही समय पर, सही मात्रा में और सही प्रकार की सहायता दी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, वो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है स्केफोल्डिंग। क्या आ जाएगा? स्केफोल्डिंग। बिकॉज स्केफोल्डिंग एक तरीके की क्या थी, हेल्प ही तो थी एक तरह की। भाई थोड़ा सा मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलती हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी, ठीक है, बिकॉज मेरे से रहा नहीं जाता बिना एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगी। स्केफोल्डिंग का मतलब एक वो हेल्प होती है जो बच्चे का, एक तो बच्चे का जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जहां पर बच्चा एक्चुअल में खड़ा है, और एक अगर मैं उसको स्केफोल्डिंग प्रोवाइड कर देती हूँ तो वो कहां पहुंच जाता है, जोन ऑफ उसका जो भी पोटेंशियल डेवलपमेंट है, जितना भी उसका वो एक पूरा एक हाई जो उसका पोटेंशियल है, जहां तक वो अचीव कर सकता है, वो किसकी हेल्प से कर सकता है? वो स्केफोल्डिंग की हेल्प से कर सकता है। और स्केफोल्डिंग कौन दे सकता है? वो MKO दे सकता है। ठीक है, अब स्केफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपका वाइगोत्स्की ने दिया था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्केफोल्डिंग जो शब्द है इसका प्रयोग ब्रूनर ने किया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये जो शब्द है ये आपका ब्रूनर ने दिया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ये आपका वाइगोत्स्की ने दिया था। ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। कोशिश करूंगी आके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम करूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो कहीं आपको समझ में ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए इतने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें बिल्कुल ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इसने कहा है नॉट ट्रू, हमें सही नहीं बताना है, रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ हाई क्वालिटी ECC टीचर्स इन आंगनवाड़ी।
भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मैंने आपको अच्छे से कराया था, वो सभी जो बच्चे के जो शुरुआती साल है उसके लिए ईसीसी लाया गया था। बच्चे के शुरुआती साल है, बच्चे के शुरुआती साल कौन से होते हैं भाई, बच्चे का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो उसके 5 या 6 से साल से पहले उसके सारा 85% जो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हो जाता है। तो वो जो टाइम है बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल है। उस चीज को कंसिडर करने के लिए बच्चे को अच्छे से एजुकेशन मिले उस टाइम में, बच्चे का जो खान पान है उसका न्यूट्रिशन अच्छे से हो सके, ईसीसी को यहाँ पर लाया गया था। तो इसमें जो टीचर्स हैं उनकी हाई क्वालिटी ट्रेनिंग की यहाँ पर बात करी गई है। तो इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा जो कथन है आपका सही नहीं है। पहला कहता है आंगनवाड़ी वर्कर या फिर टीचर्स है विल बी ट्रेन थ्रू अ सिस्टमैटिक एफर्ट इन अकॉर्डेंस विद द पेडागोजिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 है या फिर अबोव है शैल बी गिवन ए 6 मंथ सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल सही बात है, ये ईसीसी के अंदर कहा गया है कि जिनके भी क्वालिफिकेशन 10+2 है या फिर उससे ऊपर है उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये भी सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ईसीसी ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर टीचर्स विल बी मेंटर्ड, अच्छा मैंने पहले ही बताने शुरू कर दिए हैं सॉरी मैंने पहले ही बताने शुरू कर दिए हैं। आप पहले ऑप्शन को पढ़िए, देखो ऊपर के दो तो मैंने बता ही दिए, ये भाई ये तो सही है, तो हमें नहीं बताना है, तो मतलब 3 और 4 में से एक है। तो ईसीसी ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स विल बी मेंटर्ड बाय द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, या फिर जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिनके पास उनको 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पर दिया जाएगा, ये वाली बात है। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बताऊं तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज जो 1 ईयर का जो डिप्लोमा है वो हायर एजुकेशन वालों के लिए नहीं देने की बात करी गई, बल्कि जिनका एजुकेशनल क्राइटेरिया जिनका लो है, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनका कम है, उनको 1 साल का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा देने की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिकॉज हमें नोट ट्रू पूछा है। ऊपर के जो सारे ऑप्शन है 1 2 3 वो आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईसीसी की। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि 50 मिनट में 50 क्वेश्चंस यहाँ पर करें, बिकॉज टाइम इतना नहीं है कि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ता है तो जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसीई, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं ईसीसी की। अब ईसीसी क्या होता है आप सभी को पता, मैं रिपीट नहीं करूंगी। एंश्योर करना ईच चाइल्ड इज वैल्यूड, हर बच्चे का अपना एक महत्व होता है, हर बच्चे को इज्जत देनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, वो फील कर सके, बच्चा सेफ फील कर सके, सिक्योर फील कर सके, और एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना सके, एक सकारात्मक आत्म अवधारणा बच्चे की विकसित हो सके, या फिर इम्बाइब गुड न्यूट्रिशन रूटीन, हेल्दी हैबिट होनी चाहिए, हाइजीन प्रैक्टिस उसको करवाई जाए, और उसका सेल्फ हेल्प स्किल्स यानी कि सारी चीजें वो खुद से कर पाए, ये सारी चीजें उससे करवानी चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला, दूसरा या फिर थर्ड कहता है प्रमोट डेवलपमेंट, विकास के लिए यहाँ पर सारी चीजों को प्रमोट करना चाहिए है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस। तो देखिए अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका जो आपका ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये भी बिल्कुल ट्रू है, पॉइंट नंबर 2 भी ट्रू है, और पॉइंट नंबर 3 भी पूरी तरीके से ट्रू है। इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, 1 2 एंड 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मींस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, सीखने के उद्देश्यों का मतलब आपसे यहां पर पूछा गया है कि सीखने के उद्देश्यों का क्या मतलब है। पढ़िए ऑप्शंस की तरफ चलिए। सीखने के उद्देश्य का मतलब है लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का अनुभव, या फिर कॉन्साइज आउटकम्स, संक्षिप्त परिणाम, या फिर एकेडमिक अचीवमेंट। देखिए एकेडमिक चीजों के लिए हम लोग सारी चीजें नहीं करते हैं, हम जो ज्ञान करते हैं ना वो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी रिलेट करते हुए चलते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान तक हमें सीमित नहीं रहना है। तो सिर्फ एकेडमिक वाला तो यहाँ पर गलत हो जाता है। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर कि इच्छित सीखने के परिणाम, आप जो कुछ भी चीज यहाँ पर सीखना चाहते हो वो अगर आप लर्न कर पा रहे हैं तो वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कोशिश करेंगे बिल्कुल पूरी तरह से कि भाई 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचिंग की कौन सी एक गुणवत्ता है, कौन सी एक क्वालिटी है। पीरियड ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द क्लासरूम, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि, भाई आपकी क्या एक क्वालिटी है कि अगर आप अपनी कक्षा में शांति बनाए रखते हो, क्या आप वहां पर शांति बनाए रखने के लिए जाते हैं, जाएंगे अगर आप पास हो जाते हैं तो। या फिर स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, बच्चे का जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है अगर वो बढ़ गया है तो फिर क्या आपकी क्वालिटी है टीचिंग में। अगर मान लीजिए बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसके जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं, भाई एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। स्टैंडर्ड ऑफ आंसर्स रिप्लाइड बाय
स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, या फिर जो बच्चा आंसर कर रहा है, बच्चा जो रिप्लाई कर रहा है उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, या फिर पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से बेकार आंसर है, पास परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, ना ही हम शांति बनाए रखेंगे, बल्कि जो बच्चे का जो स्टैंडर्ड रेज हो गया है क्वेश्चंस पूछने का, इसका मतलब यह है कि जो आप पढ़ा रहे हो ना बच्चे को, वो उसके समझ में आ रहा है, और अगर वो उसके समझ में आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और साथ ही उसका जो क्वेश्चनिंग की जो एक कैपेसिटी बोल सकते हो, एक पोटेंशियल होता है ना, वो भी उसका डेवलप होता जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है कि कक्षा में छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का मानक यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आपकी जो टीचिंग की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर एनहांस है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 6th क्वेश्चन कहता है What does the play-way method develop in the students? जो play-way method है वो क्या बच्चे के अंदर विकसित करता है? आपको play-way method क्या होता है, किसने दिया था, ये चीजें पता होनी चाहिए। कुछ आपके शिक्षण की विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स, ठीक है, टीचिंग मेथड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर रखे हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, HSSC TGT नाम से, पेडागोजी फॉर HSSC TGT। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी, और उस वीडियो के अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर जो सबसे लास्ट वीडियो है वो आपकी टीचिंग मेथड्स के ऊपर ही है। ठीक है, शिक्षण विधियों के ऊपर है, उसके अंदर आपको जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, ऑटोक्रेट, डेमोक्रेट, सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं, किसने कौन सा मेथड दिया था सब करवाया हुआ है। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से देखना है। व्हाट डज द प्लेवे मेथड डेवलप? प्लेवे मेथड जो है वो कैसा क्या डेवलप करता है स्टूडेंट्स के? प्लेवे का मतलब क्या है भाई? खेल कूद से सारा चीजें बच्चे सीखता है, गतिविधियां करके वो बच्चा सीखता है ना। तो प्लेवे मेथड की अगर बात करी जाए तो इसका जो ओरिजिन है वो किसके द्वारा हुआ था? कुक के द्वारा। आप ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शब्द मान लो, कुछ भी मान लो, ये कुक के द्वारा, और इस चीज को प्रचलित यानी कि इस चीज को और भी ज्यादा प्रायोरिटाइज किसने किया? वो किया था फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने। ठीक है, ये दो नाम आपने ध्यान में रखने हैं कि कुक ने जो इस चीज को ओरिजिन दिया था, कुक ने इस चीज को यूज किया था, लेकिन इस चीज को प्रचलित किसके द्वारा किया गया? फ्रोबेल के द्वारा, फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कॉग्निटिव ओनली मतलब प्लेवे की हेल्प से जो बच्चा है उसके अंदर क्या डेवलप होता है? सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका, सिर्फ वो संज्ञान चीजें सीखता है खेल कूद से, सिर्फ उसका दिमाग बढ़ता है, या फिर उसका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास भी हो रहा है, या फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट, केवल भावनात्मक विकास, या फिर कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट? तो आप इस चीज का बहुत आराम से आंसर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। बच्चा जब खेल कूद करके सीखता है तो उसका दिमाग भी बढ़ता है, साथ ही उसका इमोशनल एस्पेक्ट भी बढ़ता है, और उसका फिजिकल एस्पेक्ट भी यहाँ पर ग्रो करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं जल्दी से। 7 क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग teaching a teacher's statement that encourage students to elaborate on an answer either their own or that of others will be called। पढ़ाई के मतलब शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के बयान जो छात्रों को एक उत्तर के बारे में विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर टीचर की टीचिंग है ये कि बच्चे जो है खुद से आंसर कर पाए, खुद से चीजों को कर पाए, वो इस तरीके से चीजों को कर पाए कि समझ भी रहे हैं और साथ ही आंसर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, खुद से कर पाए या फिर अदर तरीके से, तो उसको क्या बोला जाता है भाई? टीचर के द्वारा ये सारी चीजें, इसको स्ट्रक्चरिंग बोला जाता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी बोला जाता है, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस बोला जाता है, या फिर प्रोबिंग बोला जाता है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं पाए तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि अगर आप टीचर बनेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बस कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने डायरेक्टली उसके दिमाग में भर दिया कि इसका आंसर है। ये पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं होता है। पढ़ाने का तरीका अच्छा जब होता है जब आप बच्चे को क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अगर बच्चे ने पूछा कि क्या सर ऐसा है, क्या मैम ऐसा है, तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा अगर आपका ये विचार है तो फिर आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करिए, अच्छा फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो। तो अगर आप ऐसे रिवर्स क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, और जो चीज वो अपने दिमाग में बैठा के बैठा, जो पर्टिकुलर आंसर बच्चा दे रहा है उस चीज को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा कि अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और इस चीज को बोलते हैं प्रोबिंग। क्या बोलते हैं? प्रोबिंग करना, जांच करना। यानी कि टीचर जो है डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा है बच्चे को, बल्कि वो प्रोब कर रहा है। बच्चे के दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट बन के बैठा उस चीज को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और उस चीज को टीचर डायरेक्टली ना बता करके बल्कि बच्चे से ही कहलवाना चाह रहा है। बच्चे के साथ ऐसे चीजों को डिस्कस कर रहा है, ऐसे जांच कर रहा है सारे कॉन्सेप्ट की कि बच्चा जो है खुद से उस चीज का आंसर कर पाए।
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 7 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की किस कैटेगरी के अंदर ब्लैक बोर्ड आता है? तो बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, विजुअल एड्स के अंदर आता है, ठीक है, बिकॉज हम देखकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम सारी चीजें देख सकते हैं ना, तो इसलिए आपका ये विजुअल एड्स के अंदर आता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी, अगर आपने सीटेट एसेट कुछ भी ऑब्वियसली बात आपने क्लियर कर रखा है स्टेट, तो आप सभी को पता है कि मोरल डेवलपमेंट का जो फेमस है वो किसके द्वारा है? ये कोलबर्ग के द्वारा है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए थे और कितने स्टेज दिए थे, बिकॉज हम जनरली कंफ्यूज जाते हैं, लेवल कितने दिए थे और स्टेज कितने दिए थे। आप सभी को पता 3 इन्होंने क्या दिए थे? लेवल दिए थे, और स्टेज कितने दिए थे? 6 दिए थे। हम कंफ्यूज जाते हैं, हम लेवल को 6 मार्क कर देते हैं और स्टेज को 3 मार्क कर देते हैं, बट आपने ध्यान में रखना है कि जो लेवल है वो आपके 3 है और स्टेज क्या है? 6 है। हर लेवल के अंदर 2 स्टेज है, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, आप देख सकते हो वहां पर, आई होप आपने देख भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपको इंक्लूड भी करके दिया है, आई होप आप इस चीज को देख पा रहे हो अच्छे से। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया है क्योंकि मेरी आदत है। चलिए प्री कन्वेंशनल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 3 से 7 साल का है बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे जो मोरल रीजनिंग है वो उसकी रिवार्ड्स पे और पनिशमेंट पर, यानी कि अवार्ड के ऊपर है, पुरस्कार पे और दंड पे बेस्ड होती है। वहीं अगर सेकेंड जो लेवल है जिसके अंदर आपका तीसरा और चौथा स्टेज आ जाता है, वो आपका कन्वेंशनल स्टेज है जिसके अंदर 8 से 13 उम्र हो चुकी है, और मोरल रीजनिंग बेस्ड और एक्सटर्नल एथिक्स, यहाँ पर बच्चे को नैतिकता सारी चीजें आ गई हैं। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल है जो कि आपका अडल्टहुड आ जाता है, मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स, यानी कि यहाँ पर आपके जो मोरालिटी है वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो गई है, आपके अंदर पूरी तरीके से एथिसिटी आ गई है, एथिक्स आपके अच्छे तरीके से इंक्रीज हो गए हैं। तो ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल है। तो ये आपके 3 लेवल है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। ये स्टेज है लेवल 1 के अंदर आपका अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट, आपका ये लेवल 1 के अंदर है। वहीं अगर बात करें गुड बॉय एटीट्यूड और गुड गर्ल गुड बॉय वाली है ये सिचुएशन, और लो एंड ऑर्डर मोरालिटी आपका लेवल 2 के है, और आपका ये बिल्कुल हाईएस्ट होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये प्रिंसिपल, ये बहुत कम लोगों में आ पाता है, ये आपका लेवल 3 होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसमें से शिक्षण अधिगम का कौन सा लेवल नहीं है, कौन सा स्तर नहीं है, आपने बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए है कि मेमोरी लेवल टीचिंग लर्निंग लेवल का होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है। जो नहीं होता वो डिफरेंशिएशन लेवल है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना कि कौन सा लेवल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि 10 क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएशन लेवल नहीं होता बल्कि मेमोरी लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस चीज को लेकर के चलती हूँ बिकॉज अब रहा नहीं जाता। देखिए मेमोरी लेवल मतलब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं पूरे पैसिव फॉर्म में होते हैं, बच्चे थॉटलेस होते हैं, ठीक है। बच्चे के अंदर बिल्कुल भी अपने खुद के विचार नहीं होते, जो उनके दिमाग में भर दिया वो उसने उसको मेमोराइज कर लिया और बस उसके लिए वही चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चा जो है थॉटफुल होता है, बच्चा यहाँ पर चीजों को खुद से करके देखता है, इसलिए उसके खुद के विचार यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है विचारहीन था, यहाँ पर बच्चे के विचार हैं। और रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे के जो विचार है वो उच्च लेवल के हैं, मतलब यहाँ पर बच्चा हाईली थॉटफुल है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा समझ रहा है, समझ के चीजों को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि मान लीजिए आपको कोई आपने कहीं से पढ़ा, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, और आपको किसी ने रिकमेंड किया कि भी आप टीचिंग गोल पे ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको किसी, मान लीजिए आप ए हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ये ए फ्रेंड ने बी को रिकमेंड किया कि आप टीचिंग गोल से सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो बी ने क्या किया, बी ने बस मान लिया कि अच्छा ठीक है, इसने कहा कि क्योंकि इनको पढ़ना अच्छा लगा ए को, तो ये फ्रेंड कहता बी से कि तुम पढ़ सकते हो, मुझे वहां से पढ़ना अच्छा लगा।
तो बी ने अगर मान लिया सिर्फ और जाकर के नहीं देखा तो वो उसका मेमोरी लेवल है, कि मतलब बस उसने दूसरों की बातों को मेमोराइज कर लिया, खुद से कुछ भी नहीं करके देखा। भाई खुद से भी तो एक बार जाकर के देखेंगे ना, हो सकता है किसी को समझ में आए किसी को ना समझ में आए। तो अगर बी सिर्फ इस बात को मान लेता है कि ठीक है बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो सिर्फ कानों से सुन के मान लिया, तो वो उसका मेमोरी लेवल है। वहीं अगर बी खुद से विजिट करे चैनल पर, खुद से अगर चैनल पर आकर के विजिट करे, सारी चीजों को देखे, तो वो उसका कौन सा लेवल है, वो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कि उसने अंडरस्टैंड कर लिया, सिर्फ उसने दूसरों की सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं किया। अब वो आया है, उसने चैनल पर पढ़ा है, उसने चीजों को कंसिडर किया है, अब उसने जो है अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब वो समझ में उसके खुद के थॉट बन गए कि हाँ भाई ये जो बंदा है वो सही कह रहा था, मेरा फ्रेंड सही कह रहा था। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि जब उसने समझ लिया यहाँ पे, और समझने के बाद फिर वो अपने यहाँ पर एक थॉट बना रहा है कि हाँ रिफ्लेक्ट उसने कर लिया, मतलब पहले उसने सिर्फ सुना था, सुनने के बाद वो गया चैनल पर विजिट किया, उसने अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद उसका जो थॉट बना, उसके अंदर जो माइंड में आया कि वो ये आया कि हाँ मेरा फ्रेंड सही कह रहा था, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा फ्रेंड सही कह रहा था कि हाँ उसने रिफ्लेक्ट किया चीजों पर। एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, मान लीजिए अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने कहीं से, तो आपने अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर वो कॉन्सेप्ट अभी जितना है उतना ही है, तो वो आपकी मेमोरी है। अगर आप मेरे से या फिर किसी और से पढ़ करके, किसी बुक से कहीं से भी पढ़ करके अगर आप चीजों को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, अच्छे से समझ पाते हो, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और अगर आप एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, देन फिर वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जो कि नहीं है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना मेरी आदत आपको कैसी लगी, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में विश्वास रखती हूँ। देखिए मैंने फिर से थोड़ा सा यहाँ पे दिया है कि मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया था, बट ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही दे दिया कि भाई आपको इसे कंसिडर नहीं करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले बताओ मेमोरी लेवल किसने दिया, तो मेमोरी लेवल हुंट ने दिया था। ठीक है, हट ने दिया था, ये ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, हर्बर ने दिया है। इसके अलावा एक लेवल और ऐड किया गया मॉरिस एल बिगी के द्वारा 1976 में, जिसको ऑटोनोमस डेवलपमेंट नाम दिया गया। ये जो है ये जो प्रायर 3 लेवल थे, जो ये आपके प्रायर 3 लेवल थे, इनसे पहले आता है ये वाला। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए है कि मॉरिस एल बिगी ने एक और लेवल को ऐड किया, दैट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट, जो कि इनसे पहले आता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डैश एम्फसाइज्ड ऑन द प्रोविजन फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव्ड प्यूपिल टीचर रेशियो एंड एनहांस रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। भाई एसएमसी के बारे में, एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसएमसी का हिस्सा होता है, ये मैंने आपको सारी चीजें करवाई हुई हैं। प्यूपिल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, एसएमसी का क्या रोल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कौन बात करता है, बताओ जल्दी से कौन बात करता है। ईएफए बात करती है, एनपी बात करती है, आरटी बात करता है, एनसीएफ बात करता है। फिर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो मुझे लगता है आपको इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आपको ऊपर के 4 ऑप्शन में विश्वास करना चाहिए। और इसका जो आंसर है वो आपका आरटी एक्ट 2009 हो जाता है, जिसके अंदर इन सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जहां पे जरूरत है वहीं पर ही करेंगे। 12 क्वेश्चन कहता है द राइट टू एजुकेशन बिल 2008 mandates a schedule for the functioning of school which includes the teacher student ratio। RTE Act 2009 के अंदर आपको टीचर स्टूडेंट रेशियो बताया गया है, वो मैंने आपको करवाया था कंटेंट कराते हुए, और आपको उसमें भी इंक्लूड कराया है। जब मैराथन मैंने आपको करवाई थी उसमें भी बताया था कि आपका जो रेशियो 1:30 होना चाहिए है, कि 30 स्टूडेंट्स के ऊपर कितने टीचर होने चाहिए, 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर आपके लिए होना, यहाँ पर 30 बच्चों के लिए होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। छोटा सा ये एक लिस्ट भी देखते जाओ जल्दी जल्दी से, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर दिए गए हैं और नंबर ऑफ टीचर यहां पर दिए गए हैं, कि अगर अप टू 60 स्टूडेंट है, अगर 30 स्टूडेंट है तो एक टीचर चलेगा, अगर 60 स्टूडेंट तक है तो फिर 2 टीचर हो जाएंगे, 60 से और 90 के बीच में तो 3 टीचर हो जाएंगे, और 90 से 120 के बीच में तो फिर 4 टीचर हो जाएंगे। उसके बाद अगर 200 स्टूडेंट तक बच्चे आ गए हैं तो फिर उसके बाद 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर भी इंक्लूड हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना, पूछा जाता है ये सारी चीजें। अगर बताओ कि 200 बच्चों से ज्यादा तो फिर आप क्या करोगे, 200 बच्चे हैं तो फिर क्या करोगे, तो उसमें एक हेड टीचर भी इंक्लूड हो जाता है, और टीचर की संख्या 5 हो जाती है। और अगर 200 से ज्यादा है तो, अगर 200 से ज्यादा है तो फिर आपका जो रेशियो वो 40 स्टूडेंट का हो जाएगा, 40 स्टूडेंट एक टीचर पर। ठीक है, पहले आपका 30 था, बट अगर 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर 40 स्टूडेंट हो जाएंगे एक टीचर के ऊपर, और एक हेड टीचर भी यहां पर होगा। ये चीज ध्यान में रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है
चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग निपुण भारत प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड इन जुलाई 2021 के अंदर आपका निपुण भारत प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया था। इसके अनुसार आपने एक करेक्ट आंसर को चूज करना है कि निपुण भारत एम्स टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द, अच्छा आपने करेक्ट बताना है, ठीक है, एज ग्रुप ऑफ 5 to 9 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं 5 to 9 ईयर्स के बच्चों के बारे में बात करी गई है, या फिर निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इसकी फुल फॉर्म यही होती है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपका एक राष्ट्रीय स्तर पर एक इनिशिएशन है, एक शुरुआत है किस चीज की, कि आप बच्चों की दक्षता हो, बच्चे प्रोफिशिएंट हो किसमें, रीडिंग में, पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, और बेसिक मैथमेटिकल स्किल बच्चे को आ जानी चाहिए है तीसरी क्लास तक, ठीक है। तो तीसरी क्लास से पहले बच्चों को ये सारी चीजें आ जानी चाहिए है, ये आपका निपुण भारत कहता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाता है। ये नहीं होता है बिकॉज इसमें 3 से 9 साल तक के बच्चे की बात करी गई है, 5 से 9 की नहीं बात करी गई है, और इसको होम मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं लागू किया गया बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से लागू किया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लागू किया है, गृह मंत्रालय ने नहीं लागू किया, तो इसलिए ये भी गलत है। और ये जो है स्कीम ऑफ सुकन्या के अंदर भी नहीं आता, और ऑफ द वो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ लर्नर्स इन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में प्रगति के साथ साथ बच्चे का जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर तो एनहांसमेंट हो ही रहा है, शिक्षार्थियों की जो विशिष्टता है वो भी यहाँ पर शामिल होनी चाहिए। तो किस चीज की? कॉग्निटिव की, सोशल की, स्पिरिचुअल की, या फिर कॉग्निटिव फिजिकल डोमेन की, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन की, या फिर फिजिकल साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डोमेन्स की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन होते हैं जो आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेने हैं, ये 3 डोमेन्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं 3 डोमेन की यहां पर बात की जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है कि ये तीनों डोमेन किस किसने दिए थे, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। कॉग्निटिव किसने दिया था, अफेक्टिव किसने दिया था, और साइकोमोटर डोमेन के बारे में किसने बात करी थी, आप मुझे कमेंट करके ये चीज जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 15 क्वेश्चन है, अ टीचर हु इज अ लीडर, एक टीचर है जो कि एक लीडर है, भाई ऑब्वियसली बात है टीचर लीडर तो होता ही है अपने बच्चों का। ही इज द अथॉरिटी बिफोर द स्टूडेंट सो दैट इट इज हिज राइट टू लीड, भाई वो अपने बच्चों से सबसे पहले आता है, तो इसलिए उसका ये राइट हो जाता है कि वो लीड करे, एक नेता के रूप में काम करे। व्हाइल लीडिंग द स्टूडेंट्स ही शुड फॉलो सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का एक टीचर को, एक अध्यापक को यहाँ पर पालन करना चाहिए एक नेता के रूप में अपने बच्चों के लिए। राइट एटमोस्फेयर को क्रिएट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन और प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है, अपॉर्चुनिटीज भी हमें हर बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, आपके यहाँ पर जो पेडागोजी वाला पोर्शन है उसकी 15% वेटेज था, 15 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे, मुझे कमेंट करके सेपरेट बताएंगे आप कि आपके 15 में से कितने आए, ठीक है। और आपको जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ आपने सबका आंसर करना है। 15 में से आपके कितने बन रहे, कितना मेरे पढ़ाए हुए, जो मैंने इतनी मेहनत आपके लिए करी है, जो आपने अपने लिए खुद के लिए इतनी मेहनत करी है, उसमें से आपको कितना फल मिल रहा है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। आप जो है 5 क्वेश्चन रोड सेफ्टी के आ रहे हैं, फटाफट से यहाँ पर लेकर के चलो, इस चीज को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और लगता नहीं है कि 50 मिनट में हो पाएंगे बिकॉज एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर चल रही है। फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस इंडिकेट्स, ये आपका एक ट्रैफिक साइन है, क्या इंडिकेट करता है? अब आपने सब सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, तो फटाफट से बताना मुझे। चलिए, नैरो ब्रिज रोड अहेड है, या फिर मेजर रोड है, रेलवे क्रॉसिंग है, वन वे है, या फिर इसको नॉट अटेम्प्ट करना चाहोगे? तो इसका करेक्ट आंसर सिंपली, बिल्कुल सिंपली ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आगे संकरा पुल है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है 16 का। ये मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, करवाई हुई है। 17 क्वेश्चन कहता है कि ड्रंकन ड्राइविंग फॉर ए फर्स्ट टाइम ऑफेंस, अगर आपने पहले अगर आपने क्या किया है, एक तरीके से शराब पीकर की अगर ड्राइविंग हो रही है, और अगर पहले सबसे पहले टाइम अगर आप पकड़े गए, फर्स्ट टाइम ऑफेंस अगर ये आपका पहली बार अगर अपराध है ये, तो इज चार्ज्ड विद ए फाइन ऑफ डैश एज पर द न्यू ट्रैफिक रूल्स अंडर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आपको मैंने ये संशोधन था, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, और पूरा जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 वो भी मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, सारी चीजें देखना। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, 10,000 रुपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कहता है A common standard format and design of driving license has been prescribed for the whole nation। पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक
प्रॉपर फॉर्मेट बनाया गया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इट्स एप्लीकेशन हैज अ कॉमन कंट्री वाइड डाटाबेस, यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूरा एक एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड किया गया, उस एप्लीकेशन का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उस एप्लीकेशन का नाम सहायक है, सारथी है, समर्थ है या फिर सक्षम है, तो उसका नाम बिल्कुल सीधे तौर पर सारथी है। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ जाएंगे। विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद द ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस? कौन सा सेक्शन यहां पर डील करता है कि कौन सी धारा बोलते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है, ड्राइविंग लाइसेंस देने से संबंधित कौन सा सेक्शन आपका आ जाता है? सेक्शन 12 आ जाती है, सेक्शन 9 आ जाती है, सेक्शन 14 या फिर सेक्शन 20 आ जाती है। तो अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है कि सेक्शन 9 यहां पर बात करता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस को इश्यू करने से रिलेटेड। ये वाली धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका रोड सेफ्टी का। चलिए, सेक्शन 19 ऑफ द मोटर व्हीकल 1988 प्रोवाइड्स, जो आपकी धारा 19 है वो क्या बात करती है? पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक सच लाइसेंस, या फिर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अ रूल, या फिर प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करी जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी लाइसेंस प्रोवाइड करने वाले अथॉरिटी है उनके पास एक पावर होती है कि वो किसी का भी जो लाइसेंस है उनको क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर उसको रद्द टाइप कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाता है 20 का। आई होप आपको यहां पर सही से समझ में आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब ईवीएस के 10 क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये 10% वेटेज देकर के जाता है इसलिए 10 क्वेश्चन आपको ईवीएस को रहने वाले हैं। फटाफट से चल के देखते हैं भाई कैसे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, और मुझे बताना आप कमेंट करके आपके ओवरऑल तो मुझे जरूर बताना 50 में से कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 50 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं मुझे जरूर बताना। और ऐसे ही एक और मॉक टेस्ट आपको अगर कल भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो 21 कहता है द स्ट्रक्चर यूज्ड ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन अवर कंट्री इज, मतलब कि हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्टिंग वाला मैंने आपको अच्छे से करवाया है सारी चीजें भी, क्या होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ये सारी चीजें, तो इस चीज को रिपीट नहीं करते हैं। बट ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत तरीके से जो हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, जो हमारा पहले से चला आ रही चीजें हैं, वो हमारे इंडिया में हमारी कंट्री में कौन सा तरीका है? ट्यूबवेल है, स्टेप वेल है, बोरवेल है या फिर हैंड पंप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्टेप वेल है। क्या है? स्टेप वेल। आपने बावड़ियों का नाम सुना है? बावड़ियां पहले होती थी ना राजा महाराजा के टाइम पे, बावड़िया जिसके अंदर नीचे पानी को स्टोर करते थे और उसके अंदर जाने के लिए मल्टीपल सीढ़ियां होती थी जो नीचे ऐसे उतरते जाते थे। ठीक है, पानी तो वो स्टोर करने के लिए होती थी। तो ये आपका ट्रेडिशनल तरीका है आपके रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होती थी। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा या फिर आपने ऐसे देख भी रखी होगी ये बावड़ीज वगैरह। ठीक है, ये जो बावड़ियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये ट्रेडिशनल तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा? स्टेप वेल हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स की यहां पर बात करी जा रही है। प्राइमरी कंज्यूमर्स मैंने आपको फूड चेन अच्छे से करवाया था। ठीक है, फूड चेन मैंने खाद्य जो श्रृंखला है वो करवाई थी। इसके अंदर आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, फिर सेकेंडरी आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इसके अंदर आता है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो किसके ऊपर बेसिकली फीड करते हैं? जो पेड़ पौधों के ऊपर फीड करते हैं। तो इसके अंदर आपका जो ईगल है वो पेड़ पौधों के अंदर फीड नहीं करता, स्नेक फ्रॉग भी नहीं करता, वाटर बिटल फिश भी नहीं करते, बल्कि आपके जो ग्रास होपर और जो कैटल है, टिड्डे और जो मवेशी है, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं? पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हो जाते हैं जो इनको खाते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 23 पे बढ़ते हैं। When did the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? फैक्ट बेस्ड चीजें हैं ये कि भाई भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो ये पारित किया था कब? 1986 में, 1986 में। अब ऐसे थोड़ा सा पोज करके चीजों को करना, ठीक है, बिकॉज अब मैं लाइव नहीं हूं तो पोज में ऐसे रुक नहीं सकती हूँ, मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। आप अगर क्वेश्चन को करते हो तो आप पोज कर लिया करो मुझे। ठीक है, चलो, कब पास किया गया था? 1986 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते चलो यहाँ पर, बिकॉज जरूरी हो जाता है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड, इसको लागू किया गया था 1986 में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कि यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करी गई है, मतलब एक तरीके से संरक्षण की बात करी गई है, बचाने से रिलेटेड बात करी गई है और सुधार की बात करी गई किसकी? एनवायरमेंट की। ठीक है, पूरी तौर पर जो आपका पर्यावरण है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात करी गई इस एनवायरमेंटल एक्ट के अंदर, जो कि 1986 में आया था। और ये जो एक्ट है वो क्यों आया था, किस बेस पे आया था, किसकी वजह से आया था?
तो आपका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 जून 1972 में, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, जिसके अंदर सभी जो कंट्रीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर एक अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिया गया कि हम कैसे अपने एनवायरमेंट को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, और इसके बाद ही आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई कि भाई सभी कंट्रीज ने डिस्कस किया भाई हमें अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए है। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर लाया, जो कि आपके एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है। पहले आया आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पहले आपका कौन सा आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको इनेक्ट किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियम किया गया। उसके बाद आपका वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का, भाई हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं पानी के प्रदूषण को, वो एक्ट आया 1974 में। उसके बाद आपका एयर पोल्यूशन वाला एक्ट आया, एयर को हम कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं 1981 में। अब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को इग्नोर करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं बताओ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, काफी मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाते हैं, सारी चीजों को पढ़ना। उसके बाद एयर वाला आया एंड देन बाद में आया आपका 1986 वाला, जो कि हमारा क्वेश्चन के अंदर है। 1986 में अंदर आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया बाय द पार्लियामेंट। और इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी विच वाज अकर्ड इन दिसंबर 2, 1984। और ये क्यों लाया गया? जब भोपाल जो गैस की त्रासदी थी, आपने सभी ने सुन रखी होगी, ये जब हो चुकी थी उसके बाद आपका ये सारी चीजें आई थी भाई। 1986 में ये वाला एक रूल आया था कि हमें अपने एनवायरमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन गए हैं, इस चीज को भी देख लेना। 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सीवेज कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज ऑर्गेनिक मैटर? कौन सा जो सीवेज है जिसके अंदर आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैविक वेस्ट यहाँ पर बात करी गई है, जो कि आपके एनवायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं, आपके डिग्रेड हो सकते हैं, जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल की बात करी गई है। तो ये आपका मेडिकल वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, या फिर वाइल्ड वेस्ट होता है। तो देखिए जो भी आपका घरेलू जो आपका कचरा होता है ना, डोमेस्टिक वेस्ट, उसके अंदर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। मेडिकल के अंदर आपका सारी चीजें नहीं हो, जैसे सिरिंज वगैरह, सुई वगैरह ना, दवाइयां, ये सारी चीजें, ये सब भी आपका नहीं होता। प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और वाइल्ड वेस्ट भी नहीं, बल्कि आपका जो घरेलू कचरा है वो उसके अंदर आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। 24 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 25 क्वेश्चन कहता है एट वॉट लेवल अ साउंड बिकम्स फिजिकल पेन? ध्वनि किस स्तर पर शारीरिक पीड़ा बन जाती है? अबोव 50 डेसिबल पर, अबोव 70 डेसिबल पर, अबोव 80 डेसिबल पर, या फिर अबोव 100 डेसिबल पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाता है। 80 डेसिबल के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको एक तरीके से पीड़ा यहां पर फील हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर WHO की माने तो WHO ने यहाँ पर जो शोर का स्तर है, जो साउंड का लेवल है, वो दिन के टाइम में 45 dB रखा है, 45 डेसिबल माना है कि भाई इतना होना चाहिए दिन के टाइम में, WHO ने बोला है। और रात की अगर बात करी जाए तो 35 dB की यहाँ पर एक तरीके से निर्धारित किया WHO ने कि आपका रात के समय 45 होना चाहिए है, और दिन के समय आप 35 कर सकते हो। 80 dB से ऊपर अगर कुछ भी है तो फिर वो आपके लिए खतरनाक है, हैजार्डियस है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पर 26 क्या कहता है? What is the hazardous pollutant released from batteries? जो भी आपकी बैटरीज होती है उनसे कौन से आपके खतरनाक प्रदूषक रिलीज होते हैं? बैटरीज आपका ई वेस्ट के अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा होता है? आर्सेनिक, बेरियम, कोबाल्ट या फिर कैडमियम? तो बैटरी से आपका कैडमियम रिलीज होता है, ठीक है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, यहाँ से जो आपके पोल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं वो आपका लेड होता है, मरकरी होता है जिसको Hg बोला जाता है, मरकरी, कैडमियम, और आपका निकल, NiCKEl, निकल। ये कुछ आपके इंपोर्टेंट पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या है? पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक है जो अपने एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और ये आपके ई वेस्ट से रिलीज होते हैं, ये ध्यान में रख के चलना, ठीक है। मे भी आपसे इसके अलावा कुछ और पूछ ले तो आपको ये 4-5 याद रख लेने हैं। तो 26 का डी ऑप्शन सही है। ई वेस्ट कैन बी सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द एनवायरमेंट। टॉक्सिक मेटल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, जिसके अंदर आपका लेड, मरकरी, निकल और कैडमियम आ जाता है, जो कि एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं ई वेस्ट के थ्रू। और ये सॉइल के साथ भी मिक्स कर जाते हैं, सेडिमेंट्स के साथ भी, ग्राउंड वाटर तक भी चले जाते हैं, और सरफेस वाटर जो हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है ऊपरी सतह पर, वहां तक भी ये सारी चीजें पॉल्यूट कर जाती है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जिनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है डैश इज द
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर, ओनली ऑर्गेनिक मैटर की बात करी गई है, ऐसे मैटर जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल है, ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ पर बात करी गई सीवेज में, जिनको डिकम्पोज और ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो आपको डीओ और आपको बीओडी और आपको सीओडी सिलेबस में दिया गया है और मैंने आपको अच्छे से करवाया भी हुआ है, ठीक है। तो आपकी टर्बिडिटी इसका आंसर नहीं है, आंसर इन्हीं में से कुछ एक है, बट यहां पर बात करी गई है ऑर्गेनिक मैटर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बीओडी हो जाता है, बिकॉज बीओडी जो है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, जबकि जो सीओडी है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, मतलब जैविक और अजैविक दोनों को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है सीओडी, जबकि बीओडी जो है वो ओनली जैविक को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, बीओडी जो है वो लेस होता है किसके, सीओडी के कंपेयर में, ये ध्यान में रखना, बिकॉज ये तो दोनों के लिए दोनों को ऑक्सीडाइज करता है और ये सिर्फ एक को, इसलिए उससे कम होता है। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होती है जो कि किसी भी पानी के अंदर उसके जो सर्वाइव, उसमें जो सर्वाइव कर रहे हैं उस पानी के अंदर, उनको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जिस भी एक पर्टिकुलर एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जैसे भी किसी भी अगर पानी के अंदर जिस भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन की जितनी मात्रा में जरूरत होती है वो उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। 27 का ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाता है। 28 पे बढ़ते हैं। 28 कहता है Which of the below green building in India has received a platinum LEED certification? तो आपने लीड क्या होता है पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो इसमें से कौन सी हरित बिल्डिंग है, हरित भवन है इंडिया के अंदर जिसने प्लैटिनम का लीड सर्टिफिकेशन यहाँ पर पा लिया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सुजलोन वन अर्थ पुणे, ठीक है। ये वाला है जिसको प्लैटिनम सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला है। और इन सर्टिफिकेट के बारे में कैसे सारी चीजें होती हैं वो मैंने नीचे थोड़ा सा ऐड किया, उसको भी पढ़ते चलो यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले तो लीड आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लास में भी आपको बताया था, लीड इज अ लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके 4 लेवल होते हैं जिसमें जो 40 से 49 जो पॉइंट होते हैं उसमें उसको सर्टिफाई किया जाता है और 50 से 59 जो पॉइंट है उसमें उसको सिल्वर दिया जाता है और 60 से 79 पॉइंट्स के अंदर गोल्ड और प्लैटिनम होता है 80 to 110 पॉइंट। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्लैटिनम था जो ऊपर ऑप्शन में आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 29 क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन ऑफसेट। आपको कार्बन ऑफसेट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन ऑफसेट अगर बात करें तो आपको सभी पता भी कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक अगर क्रेडिट है आपके पास तो आप 1 मैट्रिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इवोल्व कर सकते हो, उसका एमिशन आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि आप 1 मैट्रिक टन जो CO2 है उसका रिलीज कर सकते हो अगर आपके पास एक है तो, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल है तो उसी हिसाब से आपकी वहां पर जो लिमिट है वो भी बढ़ जाती है। कार्बन ऑफसेट का मतलब है कि अगर आपने कहीं पर किसी जगह पर अगर आपने CO2 का एमिशन किया है तो आप कहीं दूसरी जगह पर अगर उतने ही CO2 को अगर कम कर देते हो, अगर एमिशन जो आपने हार्मफुल जो एमिशन एक पर्टिकुलर जगह पर किया है अगर उसी के कंपेयर में अगर आप किसी दूसरी जगह पर इसका एमिशन कम कर देते हो उतना ही तो आपका ऑफसेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अगर कहीं पर CO2 अगर आप कोई फॉर्म है कोई कंपनी वगैरह है तो अगर आपने CO2 का उत्सर्जन यहाँ पर किया है तो आप मान लीजिए सेकंड नंबर पर आप जो है किसी भी विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। विंड मिल का, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो जहां से आपके CO2 का एमिशन नहीं होता है। तो आपने यहाँ पर आप कर नहीं पा रहे थे, आपको यहाँ पर इवोल्व करना ही पड़ा, आपको यहाँ पर एमिशन करना पड़ा अपने काम के लिए। बट जहां पर आपने इस चीज का एमिशन किया है, इसका उत्सर्जन किया है, वहीं अगर आप दूसरी जगह पर उतना ही कम कर देते हो तो आपका ऑफसेट होता है, वो कार्बन ऑफसेट होता है। तो कार्बन ऑफसेट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जिसको आपने बताना है। कार्बन ऑफसेट्स वो क्रेडिट्स होते हैं फॉर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, ये बिल्कुल सही बात है। कार्बन ऑफसेट आर क्वांटिफाइड एंड सोल्ड इन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बिल्कुल सही बात है कि मेट्रिक टन में होती है सारी चीजें, इसलिए इसका बोथ ए एंड बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। थोड़ा सा यहाँ पर बताया मैंने कि जहां पर अगर एक चीज अगर आप इवोल्व कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये फैक्ट्री वगैरह, यहाँ से अगर आप CO2 का उत्सर्जन कर रहे हो तो दूसरी जगह आप CO2 का यहाँ पर जैसे विंड मिल का इस्तेमाल कर लिया है ना, तो यहाँ पर आपका CO2 बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा। तो जितना मैंने यहाँ पर इंक्रीज किया था उतना ही मैं यहाँ पर इधर कम कर दूंगी, तो वो क्या है आपका ऑफसेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 30 क्वेश्चन है एंड ये आपका EVS का लास्ट क्वेश्चन है। फॉलोइंग ISO स्टैंडर्ड इज फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ रिसाइकलिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर ISO मानक का पालन करना पुनर्चक्रण अभ्यास के लिए पर्यावरण प्रबंधन नियंत्रण के लिए है। तो आपको ये कौन सा ISO स्टैंडर्ड है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। डी आपने ध्यान में रखना है, ये आपके लिए कुछ फैक्चुअल डाटा था जो मैंने प्रोवाइड किया है। 30 क्वेश्चन है।
30 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अब हरियाणा जीके के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, देखते हैं आप कितने कर पाते हो। कुछ 20 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं और ये आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेंगे बिकॉज जरूरत है नहीं। 31 कहता है कि जो प्रहलाद शर्मा है, पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र यहाँ पर प्रकाशित किया था? ज्योतिष किया था, आत्मानंद किया था, ओदीच्य ब्राह्मण किया था या फिर सावधान किया था? तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ज्योतिष किया था। ठीक है, डायरेक्टली बस आपको आंसर बताते हुए चलती हूँ, आप अपने देख लेना कितने आपके सही पढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन कहता है हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थित है? लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थित है? फतेहाबाद उपमंडल में है, टोहाना में है, हांसी में है या फिर सिवानी या भिवानी है क्या ये? चलो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, टोहाना उपमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको मैं इतना डीपली एक्सप्लेनेशन इसका नहीं करूंगी, आपको मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, आप अपनी तैयारी यहां से जांच ले बस। 33 कहता है हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? किस नगर को बताइए, किसको? यमुनानगर को या फिर कैथल को, नारनौल को या फिर गुड़गांव को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैथल को कहा जाता है। बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से कैथल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है हरियाणा के किस नगर में स्थित है? प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से, अब जब गीता वगैरह का ये जितने भी आपकी महाभारत टाइप की जो चीजें हैं वो आपका कुरुक्षेत्र से रिलेट कर जाता है, के से, लेकिन कुरुक्षेत्र के भी आपको पेहुआ भी के में पड़ता है, मानेसर भी ये पड़ता है, तो ये सारा आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाता है, मानेसर। ठीक है, मानेसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 34 का बी। 35 देखेंगे, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? पृथ्वीराज द्वितीय का किस क्षेत्र से? हिसार से, बेरी से, पेहुआ से या फिर हांसी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, हांसी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट किस वर्ष को लागू किया गया था? 1997 में किया गया था, 1998 में या फिर 1999 में? किस में? तो 1998 1998 में इस चीज को लागू किया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 37 कहता है दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत रोहतक सोनीपत करनाल, रोहतक जींद करनाल, रोहतक झज्जर जींद या फिर रोहतक झज्जर मेवात? तो एनसीआर के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं आता है, रोहतक झज्जर मेवात। डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट बैठता है। 38 क्वेश्चन कहता है हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? किसकी सिफारिश पर? तो ये तो आपको आता ही होगा, इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन शायद सबको आता ही होगा। चलिए 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। नाक का छिद्र द्वार एक आभूषण जिसे खियां धारण करती है उसे क्या कहा जाता है? नाक का ये जो हम पहनते हैं वो है छिद्र द्वार। इसको अंगूठी नहीं बोलते हैं, कड़ी नहीं बोलते हैं, आरसी नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? पुरली बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अजीब से नाम है, ये आपने ध्यान में रख लेना जो मैंने आपको दे दिए हैं सारे। चलिए 40 क्वेश्चन कहता है हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है? सीसवाल सभ्यता, पूर्व पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, हड़प्पा काल को या फिर वैदिक काल को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नव पाषाण काल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस राज्य की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? ये मैंने आपको कई बार करवाया है। हरियाणा की किस राज्य की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? जींद, रोहतक और झज्जर में आपने बताना है। तो इसकी में जो रोहतक है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है कि रोहतक जो है इसकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं लगती है, केवल 2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन कहता है हरियाणा का सबसे कम क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम क्षेत्र किसका है? सबसे कम एरिया की बात करें, सोनीपत है, फरीदाबाद है, पानीपत है या फिर रमनानगर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फरीदाबाद। 42 के साथ 43 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्म ऋषि प्रदेश या फिर सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सभी नाम से इसको जाना जाता था हरियाणा को। 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 44 पे बढ़ते हैं। हरियाणा स्टेट
एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, 1967 में, 1969 में या फिर 1971 में? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन की। 44 के बाद 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 45 कहता है हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? ममता खरब को, गीता गोसाई को, प्रीतम रानी को या फिर सुमन बाला को? तो ममता खरब यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ममता खरब। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये किस स्पोर्ट से आती है, किस स्पोर्ट से आती है और कहां से आती है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपका होमवर्क है। एक होमवर्क मैंने पहले आपको दिया है, जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है मैंने क्या दिया, लेकिन मैंने दिया है आपको, कुछ होमवर्क दिया है, और एक होमवर्क ये है। ठीक है, तो आपने दोनों होमवर्क बताने और साथ ही अपने मार्क्स मुझे बताने हैं 50 में से। चलिए, अमृत भारत स्टेशन योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हुए हैं? अमृत भारत, ये आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं यहाँ से। अमृत भारत स्टेशन योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हुए? 5, 12, 29 या फिर 36? तो यहाँ पर 29 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में 5वां, 8वां, 11वां या फिर 13वां? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, 13वां स्थान यहां पर हरियाणा को मिला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 47 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किसे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया है? गीता रानी, सविता रानी, सुनीता रानी या फिर बबीता रानी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सविता रानी है। ठीक है, सविता रानी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है 48 का। इनको जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यहाँ पर दिया गया है सविता रानी को। ठीक है, चलिए, ये आपका नर्सिंग के फील्ड में दिया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना, सविता रानी नर्सिंग के फील्ड में यहाँ पर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, हाल ही में किस जिले के नगर पालिका को रद्द कर दिया गया है? किस जिले की नगर पालिका को? हिसार को, झज्जर को, सूरजकुंड को या फिर कैथल को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, झज्जर। झज्जर की जिले की जो नगर पालिका है इसको रद्द कर दिया गया हाल ही में। 49 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 50 क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर आया है? तो हरियाणा इसमें पहले नंबर पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है या फिर चौथे नंबर पर है? तो यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज हरियाणा इसमें फर्स्ट नंबर पर आया है। ठीक है, किसने नंबर पर? पहले नंबर पर हरियाणा आया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप मुझे सारी चीजें बताएंगे, एक ही ऐसे अलग अलग कमेंट करके नहीं बताएंगे। एक ही कमेंट के अंदर आप होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, साथ ही 50 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर यहाँ पर बन रहे हैं वो भी मुझे बताएंगे, और पर्टिकुलर पेडागोजी में भी आपके कितने नंबर बन रहे हैं 15 में से, वो भी मुझे बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कल भी आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम है 4 यहाँ पर गलत हो गया, FOR, जिनका भी एग्जाम है 29 और 30 अप्रैल को, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। जिनका भी एग्जाम है आप सभी का पेपर अच्छा जाए, आपने मेहनत करी है, आप सभी का पेपर अच्छा जाए और सभी पास हो जाए। ठीक है, चलिए, मेरी तरफ से आज इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को PDF चाहिए है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 7419055279। जिनका भी आगे पेपर है उनको अगर PDF चाहिए तो पेड PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही एक रिक्वेस्ट और है, जिनके भी 29 और 30 को एग्जाम है, आप अपना पेपर मुझे जरूर इस नंबर पर सेंड करें। ठीक है, आप अपना जनरल पार्ट मुझे जरूर इस नंबर पर सेंड करें। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि मैं आपके पेपर का एनालाइज कर पाऊं और आपको बता पाऊं, आपके वहां पर एनालाइज करके आपको आंसर की एक तरीके से बता सकती हूं। और साथ ही जिनके भी आगे पेपर होने वाले हैं उनको भी यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आपका तो कंपटीशन जिन बच्चों के साथ है वो तो हो चुका होगा, फिर आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है जिनके अलग सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हो इस नंबर पर 7419055279 पर। 279 है ये, 79। ठीक है, चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।